स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का प्री बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू से लेके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, हर टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है द सोशल क्लास .in पे जाके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न को देख लेते हैं कि आपका जो थ्योरी में 70 मार्क्स आएगा उस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस टाइप का रहने वाला है। तो सेक्शन ए में आपका एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, हर बार की तरह, जिसमें आपका 17 क्वेश्चंस रहेगा 17 मार्क्स का। फिर आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा 2, जो कि आपका 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन, 6 मार्क्स उसमें रहेगा। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है आपके 3 मार्क्स वाले 4 रहेंगे, इसमें आपको 12 मार्क्स मिलेगा। और लॉन्ग आंसर जो रहेंगे आपके 5 जिसमें आपको 25 मार्क्स मैक्सिमम, मतलब आपको लॉन्ग आंसर पे ही मिलने वाला है। और मैप के आपके 10 क्वेश्चंस जो है वो रहते ही है। ठीक है, तो उसके बाद तो टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाता है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी में जो आपका 70 मार्क्स है वो इसी टाइप से आने वाला है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहले 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपको मतलब प्री बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है इंडिया में लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है। तो लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप आपसे पूछा है सीनो टिबेटियन, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन या द्रविडियन। तो इसमें आपका आंसर क्या है, इंडो आर्यन जो है लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है आपका इंडिया का। व्हाट कंडीशंस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर जनरली सीन इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होता है उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट का जो कौन सा कंडीशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट में आपका देखा जाए तो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट जो है हम लोग को जो कम डेवलप कंट्रीज है उसमें देखने को मिलता है। मतलब आपका बर्थ भी ज़्यादा होता है, डेथ भी ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन का कमी होता है, हेल्थ केयर का कमी होता है। इन सब रीज़न के वजह से ये जो है कॉम्बिनेशन हमें इनमें देखने को मिलता है। जो हमारा थर्ड एमसीक्यू क्या है, विच अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन शेपिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन सा मतलब अप्रोच है जो कि आपका रोल ऑफ इन्वायरमेंट पे फोकस करता है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को शेप करने के लिए। पॉसिबिलिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, ह्यूमनिज्म। तो आपका जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है उसी में आपका रोल ऑफ इन्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय। एचडीआई को किसने डेवलप किया है। तो एचडीआई को किसने डेवलप किया है, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो एचडीआई को डेवलप करने में अमर्त्य सेन और महबूब उल हक दोनों का कंट्रीब्यूशन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंटेंसिव यूज ऑफ लेबर। किस टाइप का जो एग्रीकल्चर है उसमें आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है और आपका इंटेंसिव यूज़ होता है लेबर का, मतलब जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर का बात किया जा रहा है। ये जो है ऐसे एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उनके पास लेबर ज़्यादा है तो लोग मेनली आपका लेबर वर्कफोर्स को ही यूज़ करते हैं, वो लोग मशीनरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच 4 सिटीज़। जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो कौन से सिटीज़ को कनेक्ट करता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है बट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। विच इज़ द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यू मंगलुरु पोर्ट। जो आपका न्यू मंगलुरु पोर्ट है, ठीक है, उसमें मेजर कौन सा चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है मेनली। तो मेनली आपका उस पोर्ट से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नेचुरल गैस रिजर्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन इंडिया। आपको वेस्ट से ईस्ट के तरफ नेचुरल गैस का जो रिजर्व है उसका करेक्ट ऑर्डर आपको लेके जाना है। ठीक है, सबसे पहले वेस्ट, उसके बाद ईस्ट। तो इसका आंसर क्या है आपका, वेस्ट में आपका जैसलमेर, उसके बाद आपका अंकलेश्वर, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन, फिर आपका त्रिपुरा। सबसे ईस्ट में क्या है, त्रिपुरा। इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। यहाँ पे सबसे आप इसको आंसर करने के लिए ये भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका लास्ट में यहाँ पे त्रिपुरा है तो आपका सबसे ईस्ट साइड में क्या है, यही है। तो यही ऑब्वियसली आपका आंसर होगा क्योंकि बाकी ऑप्शन में आपका त्रिपुरा दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, उसका जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है, विच कैनल कनेक्ट्स द एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। एटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कौन सा कैनल कनेक्ट करता है, तो है आपका पनामा कैनल। ठीक है, उसका क्वेश्चन 10 क्या है, मेन कॉसेस ऑफ सोइल डिग्रेडेशन इन इरिगेशन एरिया इज, इरिगेटेड एरिया इज।
ठीक है। जो आपका मेन कॉज क्या है सोइल डिग्रेडेशन का इरिगेटेड एरियाज़ में, सोइल डिग्रेडेशन इरिगेटेड एरिया में मेनली आपका सोइल सेलिनाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। सोइल सेलिनाइजेशन जो है वो मेजर रीजन है सोइल डिग्रेडेशन का, जो एरियाज़ में इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में सबसे पहला क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, कंसेप्ट द फोकस ऑन इनलार्जिंग पीपल चॉइस एंड इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करता है, किस चीज़ पे फोकस करता है कि पीपल का चॉइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो, इम्प्रूव हो। इट एम्फसाइजेस कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम रेदर देन जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका कैपेबिलिटीज़, फ्रीडम, इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया जाता है, बस आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं देखा जाता है, बस इकोनॉमिक ग्रोथ पे इसका फोकस नहीं रहता है। की इंडिकेटर्स क्या है आपका, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। HDI मेजर्स दिस 3 डायमेंशन, और इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, डिस्टिंग्यूश बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में आपको डिस्टिंग्यूश करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे तो मैंने इस तरह से आंसर लिखा है, बट अब एग्जाम में बेटर रहेगा कि आप टेबल बना के लिखिएगा, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, हाई इनपुट ऑफ कैपिटल, ठीक है, आपको ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट एक्सटेंसिव में क्या होता है, कैपिटल जो है आप लो इनपुट पर यूनिट एरिया, मतलब जितना आप यहाँ पे इनपुट करते हैं उससे कम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेबर ज़्यादा रहता है इसमें, टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब लेबर टेक्नोलॉजी सब आपको हाई मतलब इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे आपको प्रोडक्टिविटी भी हाई देखने को मिलता है। जब आप इनपुट ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगा। प्रैक्टिस इन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, ऐसे एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपका राइस कल्टीवेशन इन एशिया, एशिया में जो राइस कल्टीवेशन होता है वो आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर में आ जाएगा। एक्सटेंसिव क्या होता है, जहाँ पे आपको लो इनपुट पर यूनिट एरिया, ठीक है, आपको कम इनपुट देना पड़ता है पर यूनिट एरिया में, आपका पास लैंड होल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैकेनाइज फार्मिंग होता है, मतलब इसमें फार्मिंग जो है ज़्यादा लेबर पे डिपेंड नहीं करता है, मशीन्स पे डिपेंड करता है। प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया कम होता है क्योंकि लैंड जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल क्या है, वीट फार्मिंग इन ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स के जो एरिया है उधर वीट फार्मिंग है, इसको हम लोग एक्सटेंसिव में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन से ऐसे फैक्टर्स है मेनली जो कि आपका इंडस्ट्री का लोकेशन को अफेक्ट करता है। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है। इसमें आपका रॉ मटेरियल कहाँ पे है, ठीक है, अगर रॉ मटेरियल के पास है तो वहाँ पे इंडस्ट्री रहेगा। पावर एनर्जी अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे इंडस्ट्री रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर आपका जो गुड्स है प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके लिए अवेलेबल मार्केट भी होना चाहिए, वरना इंडस्ट्रीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेबर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों टाइप के लेबर्स आपको अवेलेबल रहने चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो भी फेवरेबल रहना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अलग अलग स्टेजेस को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले आपका क्या होता है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम होता है, ये आपका लीस्ट डेवलप कंट्रीज में देखा जाता है। फिर आपका हाई बर्थ रेट बट डिक्लाइनिंग डेथ रेट। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट ज़्यादा रहता है बट डेथ रेट डिक्लाइन होता है। क्यों, क्योंकि आपका हेल्थ केयर इंप्रूव होने लगता है। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। उसका जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें क्या होता है, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। इसमें आपका मतलब जो बर्थ रेट है वो कमने लगता है और डेथ रेट जो है वो भी कम जाता है। इसमें आपका पॉपुलेशन ग्रोथ भी जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट स्टेज है उसमें क्या होता है कि बर्थ रेट जो है वो कम जाता है और डेथ रेट जो है वो दोनों कम जाता है। आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जनरली डेवलप कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिफ्थ जो है क्वेश्चन वो क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में जो अर्बन सेटलमेंट्स है उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है आपका हाउसिंग, शॉर्टेज ऑफ एफोर्डेबल हाउसिंग। अर्बन एरियाज़ में जो आपका घर हो गया या फिर ज़मीन हो गया उसका जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग को वहाँ पे हाउसिंग का शॉर्टेज देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए तो इनएडुकेट वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ऐसे जगह होता है अर्बन एरियाज़ में भी, ठीक है, जहाँ पे आपको वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम्स बहुत जगह देखने को मिलता है, स्लम्स वगैरह होता है।
ट्रांसपोर्टेशन का बात किया जाए तो ट्रैफिक कंजेशन, इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कमी होने की वजह से आपको जनरली ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रोड्स जो है हमेशा फुल रहता है, आपको छोटा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इन्वायरमेंट का बात किया जाए तो आपका एयर वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत सारा इश्यूज होता है और बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि आपका क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं अर्बन एरिया में। ठीक है, ये ही प्रॉब्लम्स आपको अर्बन एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसका 6th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी टू मीट देयर नीड्स। ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट नीड्स को मीट करने के लिए फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। इसमें आपका बैलेंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्वेलिटी। तो इसका फ़ायदा क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है और साथ में सोशल इक्वेलिटी का भी ख्याल रखता है, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। emphasizes conservation of natural resources and reduction of environmental degradation। इसमें आपको फोकस किस चीज़ पे रहता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे और आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने पे मेन फोकस जो है दिया जाता है। प्रोमोट्स रिन्यूएबल एनर्जी, एफिशिएंट रिसोर्स यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टेवार्डिशिप। ठीक है, इसमें आपको रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना बताया जाता है, रिसोर्स का अच्छे से यूज़ करना बताया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आप थोड़ा बहुत जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें मैं आप सभी को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आपको ऐसे फैक्टर्स को एनालाइज करना है जो कि आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस करता है या फिर इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहला क्या है आपका फिजिकल फैक्टर, इसमें आपका क्लाइमेट हो गया, लैंडफॉर्म हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। क्लाइमेट अगर अच्छा है तो ज़्यादा लोग रहेंगे, लैंडफॉर्म जो है जैसे कि प्लेन्स पे ज़्यादा लोग रहते हैं, रिवर वैलीज पे, वाटर अवेलेबिलिटी मतलब जिधर वाटर रहेगा उधर लोग रहेंगे, और सॉइल फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर वाले रीजन्स के लिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होता है, उधर ज़्यादा लोग रहेंगे। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अगर अच्छा है तो वहाँ पे भी लोग रहेंगे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फिर आपका सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया या फिर सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, और कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटर्स भी है जो कि आपको इम्पैक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इस सब के बारे में आप लिख दीजिएगा थोड़ा बहुत जो भी एक एक सेंटेंस, तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। आपको प्रॉब्लम्स के बारे में और प्रोस्पेक्ट्स के बारे में वाटर रिसोर्सेज का बताना है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स पहले देख लेते हैं वाटर रिसोर्सेज का क्या है इंडिया में। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, और कुछ जैसे जगह है वहाँ पे ड्रॉट्स देखने को मिलता है। उसके बाद आपका पोल्यूशन का बात किया जाए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड सीवेज कंटामिनेट वाटर बॉडीज़। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हमें वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बहुत ही गंदा कर देता है वाटर बॉडीज़ को। ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन जो है बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब जैसे पंजाब हरियाणा जैसे एरिया जहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज़ इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है, उधर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ही तेज़ी से कम रहा है। उसके बाद आपका इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलता है, कोई रिवर जो है 2 स्टेट में पार हो रहा है तो कोई इधर पानी रोक दे रहा है, कोई उधर रोक दे रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। फिर आपका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, इनएफिशिएंट इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं है और वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ भी ऐसा किया नहीं जा रहा है। इसका प्रोस्पेक्ट्स मतलब सोल्यूशंस का बात किया जाए तो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। फिर आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ठीक है, मतलब कि नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं जिससे आपका रिवर्स को लिंक किया जाए, इससे हर जगह पे वाटर का अवेलेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे। फिर आपका वाटर कंजर्वेशन हो गया, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाए वाटर कंजर्वेशन के लिए, जिससे पानी को मतलब सेव किया जा सके। उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, इन सब से जो है पानी बहुत ही कम वेस्ट होता है इरिगेशन के टाइम में, तो ये जो है ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है।
उसके बाद पॉलिसी इनिशिएटिव जैसे कि आपका नेशनल वाटर पॉलिसी, अवेयरनेस प्रोग्राम, इन सब चीज़ों का थ्रू जो वाटर कंजर्वेशन है उसको और अच्छा किया जा सकता है। उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको ट्रांसपोर्ट का रोल जो है उसको बताना है। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करता है, ठीक है, कनेक्ट डिफरेंट रीजन। तो आपको ट्रेड के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अलग अलग रीजन पे जाना पड़ता है। इन सब रीजन को कौन कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्ट करता है। मार्केट एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है, इनेबल प्रोड्यूसर टू रीच वाइडर मार्केट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पेरिटीज़। जो प्रोड्यूसर है वो वाइड मार्केट्स पे रीच कर सकता है, अलग अलग जगह पे जा सकता है, मतलब अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको अलग अलग जगह पे ले जाके बेच सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मतलब ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पेक्ट करता है। जैसे कि गुड ट्रांसपोर्ट है तो आपका इंडस्ट्रीज आएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक ले जाने में आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो हेल्प करता है। सोशल बेनिफिट्स भी देता है आपको, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, अदर सर्विसेज, इन सब चीज़ों के लिए भी ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चैलेंजेस है जैसे कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, ट्रैफिक कंजेशन इन सिटीज़। जो विलेज एरिया से उधर आपको रोड्स नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही कच्चे रोड्स होते हैं। और जो सिटी से उधर ट्रैफिक कंजेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है। इसमें गवर्नमेंट जो है कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं और लिया भी है, जिसमें आपका गोल्डन कोऑर्डिनेटर आ गया, भारतमाला प्रोजेक्ट और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। मतलब फ्रेट कॉरिडोर्स क्या होता है, जो कि मतलब बस गुड्स के लिए ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे बस गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो ह्यूमन सेटलमेंट का चेंजिंग नेचर है उसको आपको एग्जामिन करना है, मतलब उसको आपको देखना है चेंजिंग नेचर क्या है। तो अर्बनाइजेशन ट्रेंड कैसा है, ठीक है, रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिला है अर्बन पॉपुलेशन में। 1951 में 17% था और अभी 2011 में 34% है, ठीक है। उसके बाद आपका इमरजेंस ऑफ मेगा सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी हम लोग को देखने को मिला है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़, और बहुत सारे जो ऐसे टाउन्स है छोटे छोटे हमें देखने को मिला है, ठीक है, टाउन सिटीज़ जो कि ग्रो हुआ है, पहले जो नहीं थे। और रूरल अर्बन माइग्रेशन, पुश फैक्टर्स बहुत सारे हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन में, ठीक है, मतलब कि आपका ह्यूमन सेटलमेंट में माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो रूरल से अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन हो रहा है उससे सेटलमेंट्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पुश फैक्टर्स क्या है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। जो विलेज एरियाज होता है उसमें बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ होता है लोगों के पास, इसलिए लोग जो है अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट हो जाते हैं। और कुछ पुल फैक्टर्स है अर्बन एरियाज़ में जो अर्बन एरियाज़ को बेटर प्लेस बनाते हैं, जैसे कि उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाता है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इन सब चीज़ों की वजह से लोग अर्बन एरिया जाना प्रेफर करते हैं। उसके बाद आपका चेंजिंग रूरल सेटलमेंट्स, आपका इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आपका इसमें अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में फिर अगर हम लोग देखा जाए कि क्या चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से सेटलमेंट्स में चेंजेस आ सकता है, जैसे कि आपका रूरल एरियाज़ में भी अभी देखेंगे तो आपका कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगा है आजकल के टाइम में, पहले नहीं था। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज़ हो गया, ये सब भी अच्छे से हो रहा है। उसके बाद आपका स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव वगैरह लिया गया है जिससे रूरल सेटलमेंट्स भी और इम्प्रूव किया जा रहा है। उसके बाद अर्बन में कुछ चैलेंजेस है जैसे कि आपका स्लम डेवलप हो रहा है या फिर हाउसिंग का शॉर्टेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन सबको हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, इन सब का यूज़ करके इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, एनालाइज द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव इट। आपको यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न को एनालाइज करना है और कुछ मेजर बताना है जिससे कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ही अच्छा और हो सके, ठीक है। एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए तो आपका ट्रेडिशनली क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, टी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मॉडर्न एक्सपोर्ट में देखा जाए तो इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स। सर्विसेज एक्सपोर्ट में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, ठीक है। जो आपका बीपीओ है उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, सर्विस में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आपका इंपोर्ट क्या करते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये जो है हमारा मेजर इंपोर्ट है। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, मशीनरी, इन सबको भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। उसका ट्रेडिंग पार्टनर्स का बात किया जाए तो हम लोग मेजर पार्टनर यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरबिया और जर्मनी, इनके साथ हमारा जनरल ट्रेड होता है।
और हमारा जो ट्रेड है अभी के टाइम में ग्रो हो रहा है आपका एशियन और अफ्रीका, ठीक है, एशियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। इसका हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का, ये मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको पूछा गया था, वो आप बता दीजिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, हम लोग अगर क्वालिटी अच्छा करेंगे और टेक्नोलॉजी बेटर करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अच्छा करना चाहिए, पोर्ट्स वगैरह डेवलप करने चाहिए अच्छे अच्छे, और ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए पॉलिसीज इंसेंटिव के थ्रू। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हमें साइन करने चाहिए, इससे जो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है और बेटर हो जाएगा। इसके बाद हमारा मैप्स को देख लेते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इन सबको एक बार देख लीजिएगा। इंडिया मैप में आपका 5 मैप मैंने दिया हुआ है। आयरन ओर माइन जो है उड़ीसा में, मयूरभंज साउथर्न मोस्ट सीपोर्ट टूटिकोडिन तमिलनाडु में, और ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात जामनगर में। स्टेट वाइज हाईएस्ट पॉपुलेशन, मतलब स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी सॉरी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो है आपका बिहार। और लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है आपका, असम। वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इसमें आपका मेजर सीपोर्ट ऑफ यूरोप लंदन यूके और हैम्बर्ग जर्मनी, ठीक है। आपका ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये है आपका व्लादिवोस्टोक रशिया। और कैनल कनेक्टिंग एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन ये है आपका पनामा कैनल। और एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन साउथ अमेरिका ये है आपका अमेजन बेसिन।